जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग अपने इसमें वीडियो सीरीज में एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के और पूरा मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तक इस सीरीज में कवर करेंगे। इसमें हम थ्योरी पार्ट के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आए हैं और जो वेरियस कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से जो भी कंपटीशन हो, चाहे वो स्टेट लेवल के पीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और आज हम हिस्ट्री का वो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक्स के एंड के बाद इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट से फिर हम धीरे धीरे पहुंचेंगे मेडिवल और मेडिवल से लेकर के हम पहुंचेंगे मॉडर्न तक। देखिए, हमारी जो हिस्ट्री की शुरुआत है जिसमें हम बात करते हैं एविडेंस के बारे में या हम हिस्ट्री के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो बेसिकली हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत भी करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फेज माना जाता है अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, तो इसमें भी दो फेज में ये जो सिविलाइजेशन है उसको कैटेगराइज किया गया है। एक तो है प्री हड़प्पा फेज और एक है मैच्योर फेज। अगर हम बात करें प्री हड़प्पा फेज की, तो प्री हड़प्पा फेज का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 3300 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक। मतलब 3300 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक जो हमारा फेज रहा है वो हमारा प्री हड़प्पा फेज रहा है और जो मैच्योर फेज रहा है वो अराउंड 2600 बीसी से लेकर के और 1900 बीसी तक रहा है। 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक रहा है, तो ये हमारा मैच्योर फेज रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को जो है एक हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मतलब अगर हम बात करें इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसके अलावा इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इसी के दोनों नाम हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो और चाहे इसको आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं और इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये तीनों इसी के नाम हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? अगर आप यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखें, इसको मैप को, तो ये जो जितनी भी साइट्स आपको नजर आ रही हैं ये सारी जो हैं ये सारी हड़प्पन साइट्स हैं। ये जितना ये साइट्स है यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक, ये सारी क्या है? हड़प्पन साइट्स है। ठीक है। और हड़प्पन साइट्स में आप देखेंगे कि ज्यादातर जितनी भी साइट्स हैं ये जो आपकी इंडस नदी है इसके आसपास है। ये जो इंडस, जिसको हम सिंधु नदी पहले कहा करते थे, जिसको सिंधु नदी कहा जाता है, तो इस नदी के आसपास जितनी भी साइट्स हैं अगर आप गौर करें तो ये सारी साइट्स हड़प्पा के, मतलब ये जो सिविलाइजेशन फाइंड आउट हुई इसकी सारी साइट्स जो हैं ये इंडस नदी के पास हैं, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जितनी भी साइट्स हैं ये सारी साइट्स इंडस नदी के किनारे हैं। ठीक है। अब मैंने आपको इसका नाम और बताया हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो अब इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? मतलब इंडस वैली, चलिए ठीक है, इंडस नदी के किनारे है इसलिए हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, लेकिन इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो हड़प्पा है, ये अगर आप साइट देख रहे हो, ये हड़प्पा जो है ये सबसे पहली साइट फाइंड आउट की गई थी इस सिविलाइजेशन की।
मतलब इस सिविलाइजेशन की जब खोज की गई तो उसमें जो सबसे पहले जो साइट मिली वो हड़प्पा साइट मिली, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया वो हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ गया। क्योंकि आर्कियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, तो अगर किसी सिविलाइजेशंस का, ये वर्ल्ड लेवल पर ये नियम बना है कि अगर किसी सिविलाइजेशंस की पहली जो साइट आपको फाइंड आउट होती है उसी नाम से उस सिविलाइजेशन का नाम हो जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा, ये इंडस वैली का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो हड़प्पन साइट थी ये सबसे पहली साइट डिस्कवर की गई। मतलब जो सबसे पहले खोजा गया जिस साइट को, वो साइट खोजी गई हड़प्पा से, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। तो आपको याद रखना है कि इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली जो साइट थी वो फाइंड आउट की गई या डिस्कवरी की गई। इसके अलावा हमने बताया कि आपको इसकी सिविलाइजेशन का एक और नेम भी है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज, देखिए जानते हैं आप ब्रॉन्ज एक धातु है जो बेसिकली कॉपर और टिन से मिला के बनता है। मतलब कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये पूरे विश्व में अगर हम बात करें, पूरे विश्व में ब्रॉन्ज से का इस्तेमाल करके कोई भी चीज बनाना, इसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही की थी। मतलब ब्रॉन्ज का सबसे पहले उपयोग करना, इसीलिए इसी सिविलाइजेशन ने ब्रॉन्ज का सबसे पहले उपयोग करना स्टार्ट किया था, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? तो आपको ये समझना होगा कि तीनों मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे है। हड़प्पा इसको क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली साइट थी जो यहां पर फाइंड आउट की गई। इसके अलावा जो ब्रॉन्ज है, ठीक है, जो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रॉन्ज का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाली जो सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड में वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। वो क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो अन्य नाम हैं वो किस कारण से पड़े। क्लियर? अब हम इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि ये जो सिविलाइजेशन टर्म है, जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो बेसिकली ये सिविलाइजेशन है क्या, मतलब किसी भी उसको हम सिविलाइजेशन कैसे कहते हैं। देखिए सिविलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, एक एडवांस स्टेट होता है, ह्यूमन सोसाइटी का एक एडवांस स्टेट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड चीजों से बनता है। मतलब वहां का कल्चर भी डेवलप होता है, इसके अलावा वहां की इंडस्ट्री भी डेवलप होती है, सोशल नॉर्म्स भी डेवलप होते हैं। तो ये जो एडवांस्ड स्टेट होता है ह्यूमन का, सोसाइटी का, इसी को सिविलाइजेशन कहा जाता है। मतलब सिविलाइजेशन को अगर सिंपल टर्म में समझें तो ये क्या है, एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन, एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन। तो ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सिविलाइजेशन को। ठीक है? क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन होती है ना, वो समय के हिसाब से बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। समय के हिसाब से चीजों जो चेंज हो जाती हैं तो इसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज के सिस्टम को हम देखें तो हमारे यहाँ आज जितने भी सिस्टम हो रहे हैं आप देखिए सारे कंप्यूटराइज सिस्टम है। आज की डेट में अगर आप देखें तो आज हम जो वीडियो लेक्चर ये जो बना रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी का यूज करके, और चीज़ों में बदलाव हुआ है, चीज़ों में समय के साथ रहते बदलाव हुआ है, जिसके कारण से आज हम एडवांस युग में काम कर रहे हैं। वरना आप देखें कि पहले के समय में जो शिक्षा हुआ करती थी वो पहले तो पेड़ों के नीचे बैठ करके शिक्षक टीचर्स जो है वो पढ़ाया करते थे। फिर धीरे धीरे स्कूल की शुरुआत हुई, धीरे धीरे फिर उससे और आधुनिक युग आए, और आज हम यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ है,
बेसिकली यही तो एडवांसमेंट हुआ है। हम जो चीज कर रहे हैं वो आज एडवांस युग के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो यही तो सिविलाइजेशन है कि भाई पहले के जमाने में कुछ और होता था, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलती गई, जैसे जैसे कंप्यूटर का युग आता गया, वैसे वैसे चीजें जो हुई समय के हिसाब से बदल जाए। तो सिविलाइजेशन वही चीज होती है जो समय के हिसाब से चेंज हो जाती है। मतलब जैसा जैसा समय बढ़ता जाएगा, सिविलाइजेशन के उनके चेंज उसमें चेंजेस आते जाएंगे। लेकिन वही जगह अगर हम सिविलाइजेशन की जगह पर अगर हम कल्चर की बात करें, एक और टर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कल्चर। देखिए, ये सिविलाइजेशन और कल्चर, इनके बीच में एक डिफरेंस कई बार पूछा जाता है कि भाई सिविलाइजेशन और कल्चर में अंतर क्या है। अब जैसे आज अगर हम कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर जो होता है वो समय के साथ इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता जितना सिविलाइजेशन चेंज होती है। मैंने अभी आपको बताया कि पहले के समय में जो पढ़ाई होती थी वो अलग तरीके से होती थी, आज समय बदल गया तो पढ़ाई अलग तरीके से हो रही है। क्लियर। लेकिन अगर हम कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर कमोवेश आज भी वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ आज की डेट में वेस्टर्न कल्चर जो हो गया है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है, बट फिर भी आज भी हमारे जो कुछ ट्रेडिशंस हैं या कुछ नॉर्म्स हैं, हमारे रिलीजियन से रिलेटेड हो या हमारी कास्ट से रिलेटेड हो, वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो आज जो हमारे यहाँ शादियां होती हैं, अगर हम मैरिजेस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो आज भी हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं वो उसी रीति रिवाज से होती हैं जो रीति रिवाज हमारे 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले होता था। मतलब आज भी वही चीज चल रही है, उसी विधि विधान तरीके से, उसी तरह शादी के जितने भी रस्में होती हैं वो सब पूरी की जाती हैं। भले ही आज की डेट में थोड़ा मॉडर्न युग हो गया है, लेकिन रस्में सब वैसी ही हो रही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब अगर हम बात करें कि अगर किसी की डेथ हो जाती है हमारे यहाँ, तो जो अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे हम क्रीमेशन कहते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसकी विधि आज भी वही है जो आज से कई सौ साल पहले भी थी। पहले भी हिंदू धर्म में जो पार्थिव शरीर था उसको जलाया जाता था, आज भी जलाया जाता है। पहले के समय में जो मुस्लिम्स में या क्रिश्चियन में दफनाया जाता था, आज भी दफनाया जा रहा है। मतलब कि कल्चर में भले ही समय में बदलाव आ गया, चीजें बदल गई, बहुत सारा कंप्यूटर युग आ गया, लेकिन फिर भी कल्चर नहीं बदला। हमारा कल्चर आज भी वही है, चाहे मैरिजेस की बात हम कर लें, चाहे डेथ की बात हम कर लें, या फिर अगर हम बात करें हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। अगर हम जो धर्म की बात करते हैं या जो हमारी पूजा पाठ होती है या हम जो जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, वो आज भी वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। आज भी हमारे यहाँ उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है, आज भी हमारे यहाँ सारी चीजें वैसी ही फॉलो की जा रही हैं जैसे पहले की जा रही थी। तो कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में यही फर्क होता है कि सिविलाइजेशन समय के हिसाब से बदल जाती है, लेकिन जो कल्चर होता है वो समय के हिसाब से नहीं बदलता। आपको ये चीज समझनी होगी, कल्चर समय के हिसाब से उतना ज्यादा चेंज नहीं होता, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कल्चर के बारे में और सिविलाइजेशन के बारे में। अब जैसे मैंने आपको सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि ये एडवांस स्टेट है ह्यूमन सोसाइटी का, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। जो एडवांस स्टेट होता है किसी भी ह्यूमन का, सोसाइटी का, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप की। अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर जो होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो वो होता है। क्लियर है। तो कल्चर क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पर्टिकुलर ग्रुप की, जिसमें उन पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की क्या लैंग्वेज है, अगर हम लैंग्वेज बात करें, या हम उनके रिलीजन की बात करें, या उनके जो सोशल हैबिट्स हैं, या म्यूजिक है, आर्ट है, तो ये सब क्या आता है, ये कल्चर में आता है। ये किस में आता है, कल्चर में आता है। तो ये सारी एक पर्टिकुलर ग्रुप की
कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जो भी होते हैं, जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं, वो उस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। जैसे हम अगर बात करें इंडियन, आज की डेट में हम इंडियन कल्चर की जो बात करते हैं, तो चूंकि हम इंडियंस हैं, हम इंडिया के लोग हैं, इसलिए हम उस कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, बशर्ते आज समय के हिसाब से हम वेस्टर्न कल्चर को भी अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इंडियन कल्चर नहीं भूले हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम इंडियन कल्चर और हमारे कल्चर के ही हिसाब से करते हैं। क्लियर? तो ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन और कल्चर। तो अब हम आ जाते हैं अपने वापस इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडस नदी के किनारे एक सभ्यता थी, जिसको खोद के जमीन के उससे निकाला गया है और पता चला है कि भाई यहां पर भी कोई सभ्यता हुआ करती थी। क्लियर? अब हम इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया इसकी टाइमलाइन के बारे में। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो जो प्री हड़प्पा फेज है, अगर हम बात करें तो जो प्री हड़प्पा फेज है वो है 3300 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक, ये प्री हड़प्पा फेज है। और जो पोस्ट हड़प्पा फेज है या मैच्योर पीरियड जो कहा जाए वो 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक है। क्लियर? अब इसके आगे हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसकी जो टाइमलाइन है वो भी मैंने आपको बताई कि 3300 से लेकर के 2600 बीसी तक है अर्ली हड़प्पा फेज, और 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक है मैच्योर पीरियड। इसके बाद अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है वो टोटल है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ये इस पूरी सभ्यता का टोटल एरिया है, मतलब जितने एरिया में ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली कितना है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसकी वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, वेस्ट टू ईस्ट जो इसका डिस्टेंस था वो था 1600 किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो जो नॉर्थ टू साउथ इसका डिस्टेंस था वो था 1100 किलोमीटर्स। ईस्ट टू वेस्ट बात करें तो 1600 किलोमीटर्स था, और अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो 1100 किलोमीटर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहली साइट अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली साइट जो फाइंड आउट की गई वो की गई हड़प्पा। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर की गई, फाइंड आउट की गई, वो की गई हड़प्पा, और वो की दयाराम सहनी ने 1921 में। आपको याद रखना है कि सबसे पहली साइट कौन सी डिस्कवर की गई, हड़प्पा, और ये 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा फाइंड आउट की गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी साइट है, सबसे लार्जेस्ट साइट जो है वो है राखीगढ़ी, जो 350 हेक्टेयर्स की है। इसका एरिया कितना है राखीगढ़ी का? 350 हेक्टेयर्स। और ये हमारे जो हरियाणा का हिसार रीजन है, अगर हम बात करें हरियाणा का हिसार रीजन, वहां पर ये साइट फाइंड आउट की गई है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी। 350 हेक्टेयर में ये साइट फाइंड आउट की गई है हिसार हरियाणा में, और ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर रिवर के पास। तो इसको फाइंड आउट किया गया राखीगढ़ी को। तो ये सबसे बड़ी साइट है और ये हिसार और हरियाणा में फाइंड आउट की गई है। देखिए, राखीगढ़ी की डिस्कवरी से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी साइट मानी जाती थी एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो थी मोहनजोदाड़ो। अगर हम इसके पहले बात करें, मतलब कि ये तो अभी तो राखीगढ़ी फाइंड आउट हो गई, लेकिन इससे पहले जब तक राखीगढ़ी की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसके पहले जो सबसे बड़ी साइट मानी जाती थी वो मोहनजोदाड़ो को माना जाता था, और उसका जो था वो था अप्रोक्सीमेटली 250 हेक्टेयर। उसका जो एरिया था वो कितना था? 250 हेक्टेयर। तो ये सबसे बड़ी साइट पहले मानी जाती थी, लेकिन आज की डेट में जब से राखीगढ़ी का फॉर्मेशन हो गया तब से जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी साइट मानी गई वो किसको माना गया?
राखी गढ़ी को। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सिविलाइजेशन थी ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शहरीकरण। तो यहाँ की जो ये जो जितने भी, क्योंकि इसमें इस सिविलाइजेशन में जितनी भी जगह पाई गई वो ज्यादातर शहर पाए गए। ज्यादातर चाहे आप हड़प्पा ले लें, मोहनजोदाड़ो ले लें, सुक्कागोड ले लें, रोपड़ ले लें, क्लियर, राखी गढ़ी ले लें, ये सब क्या थे? शहर थे। तो इसीलिए इसको माना गया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये क्या है? एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक। अब इसके बाद बात करें इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट। जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो मतलब आज की डेट में अगर जियोग्राफी की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली पाया कहाँ गया? तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये पूरा नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। मतलब जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसी में ये पूरी सिविलाइजेशन जो है ये फाउंड आउट हुई। तो जो हमारी ये जो सिविलाइजेशन फाइंड आउट हुई वो कहाँ हुई? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पाई गई? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद अगर हम आज की डेट में बात करें मॉडर्न डे के हिसाब से तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई गई? तो वो है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये आपको याद रखना है। यही 3 ऐसे देश हैं जहां पर इंडस वैली के साइट्स पाई गई। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ये कौन सा था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि पहले ऐसे कौन से स्कॉलर थे या लेखक थे जिन्होंने इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया था? तो वो हैं जॉन मार्शल। ये आपको याद रखना है। ये सबसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन का नाम क्या दिया था? जॉन मार्शल। सॉरी। क्लियर है। तो जो ये फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इस टर्म को यूज किया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फर्स्ट यूरोपियन की अगर हम बात करें, मतलब पहले विदेशी जिन्होंने इस साइट को फाइंड आउट किया या इस साइट को एक्सप्लोर किया था वो थे चार्ल्स मैसॉन। मतलब जिन्होंने सबसे पहले खुदाई करके चीजों को जाना था वो कौन थे? फर्स्ट एक्सप्लोरर कौन थे? चार्ल्स मैसॉन, जिनका नाम एक्चुअल में था जेम्स लुइस। और ये 1826 में इन्होंने एक्सप्लोर किया। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई किस तरीके की सिविलाइजेशन हुआ करती थी, सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, पहली साइट कौन सी फाइंड आउट हुई आज की डेट में अगर हम बात करें। तो ये सारे क्या है? बेसिक फैक्ट्स हैं अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है। इसके आगे अब हम देखते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे चला? क्योंकि देखिए इतिहास में कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, कोई भी चीज आप पढ़े इतिहास में, तो इतिहास में उसका कोई ना कोई सूत्र होता है भाई, जहां से आपको जानकारी मिलती है। जैसे आप कोई भी हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो चीज होती है वो होता है सोर्स, कि भाई इसके बारे में कैसे पता चला आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें मौर्य की, मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्यन के बारे में कहां से पता चलता है? तो इसकी कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी क्या थी? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें पता कहां से चला कि भाई यहां पर कोई सभ्यता हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हमें मिली खुदाई में। जब खुदाई की गई तो उसमें कई सारी बिल्डिंग्स मिली, कई सारे वेल्स मिले। वेल्स मतलब जो कुएं होते हैं। फिर इसके अलावा स्ट्रीट्स, रोड वगैरह मिली। इसके अलावा एक ग्रेट पाथ भी मिला। और ये सब कहां से मिला? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सारी जगहों से मिला। क्लियर। तो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह मिली, ग्रेट पाथ मिले, वेल्स मिले, कुएं मिले, इससे भी इंफॉर्मेशन हमें मिली। इसके अलावा बहुत से और चीजें भी मिली, जैसे कांसे का मूर्ति मिली, स्टैच्यू मिला, ब्रॉन्ज स्टैच्यू। इसके अलावा जो है मिट्टी के खिलौने मिले
और इसके अलावा जो है पत्थर से बनी हुई चीजें मिली। ये सारी चीजें क्या मिली हैं? ये सारी चीजों से भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में पता चलता है। फिर इसके अलावा इनकी कुछ सील्स मिली, मतलब बहुत सारी इनकी सील्स मिली हैं जिसमें इनकी मोहर लगी थी। क्लियर। इसके अलावा टेराकोटा के कुछ फिगर्स मिले हैं, फिगरिन्स मिले हैं, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों के से पता चलता है अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए आप, ये देखिए आपको ये बिल्डिंग्स मिल रही हैं, ये सब हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं। ये देखें अगर आप, ये कुआं है, ठीक है, ये जो कुआं मिला है। इसके अलावा देखें अगर आप, ये देखें ये ग्रेट बाथ है, ये पूरा जो है ये ग्रेट बाथ है जो आपको वहां से मिला है। इसके अलावा बात करें तो ये सील्स हैं जो मिली हैं। इसके अलावा ये जो टेराकोटा के जो मैंने आपको बताया कि फिगर्स जो हैं ये मिले हैं। इसके अलावा ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ये मिला। फिर इसके बाद ये प्रीस्ट ब्रीड ये भी स्टैच्यू मिला। तो ये सारी चीजें जो हैं ये खुदाई करके मिली हैं, और इसीलिए यहाँ पर माना जाता है कि इंफॉर्मेशन जो सिविलाइजेशन के बारे में है वो इन सारी चीजों के बारे में मिली है। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है। तो बिल्डिंग्स मिली हैं हड़प्पा से, फिर इसके बाद वेल्स मिले हैं, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज मिले हैं, ये सारी चीजें मिली। इसके बाद हम आ जाते हैं इनके बॉर्डर्स पर। अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो अपनी जो पूरी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बॉर्डर्स में अगर हम बात करें तो जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है, मतलब इस सिविलाइजेशन का जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है वो है आलमगीरपुर। ये है मेरठ यूपी में। मतलब ईस्ट वर्ड्स देखा जाए तो ईस्टर्न वर्ड्स जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है इस सिविलाइजेशन का वो है आलमगीरपुर मेरठ में। और अगर हम सबसे वेस्टर्न बात करें तो सबसे वेस्टर्न है सुटका गेंडोर जो मकरान कोस्ट पाकिस्तान में है। तो आपको ये सब याद रखना है। ईस्टर्न कहाँ है? आलमगीरपुर मेरठ यूपी में। और अगर हम वेस्टर्न कहें, पूर्वी सबसे पश्चिमी, तो वो है सुटका गेंडोर मकरान कोस्ट पाकिस्तान में। फिर इसके बाद अगर हम सबसे उत्तरी बात करें नॉर्दर्न की तो वो है मांदा जम्मू एंड कश्मीर में। और जो सबसे सदर्न अगर हम बात करें सबसे दक्षिणी तो वो है प्रवरा दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नदर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न पॉइंट है, सुटका गेंडोर जो है वो वेस्टर्न है, नॉर्दर्न की बात करें तो मांदा है, और सदर्न की बात करें तो प्रवरा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कुछ पोर्ट सिटीज भी रही हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें लोथल, पोर्ट सिटीज मतलब ऐसी सिटीज जो मतलब समुंदर के पास होती हैं। क्लियर। तो ये बहुत सारी सिटीज इसमें रही हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से इस डायग्राम को देखें, अगर हम, तो ये देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये लोथल है। ये देखिए ये लोथल आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए ये समुंदर के पास है, इसीलिए क्या माना जाता है, इसको पोर्ट सिटी माना गया है। ठीक है। एक आपको यहाँ पर और पोर्ट सिटी दिख रही होगी, आला दीनो। ये देखिए आला दीनो दिख रहा है, ये बेसिकली आपके बालाकोट में है पाकिस्तान में। तो ये भी इसकी एक पोर्ट साइट है। क्लियर। इसके अलावा लोथल है, और इसके अलावा जो साइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो है कुंटासी, ये इंडिया में है। आपको याद रखना है कुंटासी जो है वो इंडिया में है, वैसे तो लोथल भी जो है वो इंडिया में है, और आला दीनो जो है ये बालाकोट पाकिस्तान में है। क्लियर। आला दीनो जो है ये है बालाकोट पाकिस्तान में। तो ये क्या है, मेजर पोर्ट सिटीज। तो आपको याद रखना है इसकी जो सबसे ईस्टर्न साइट है इंडस वैली की वो है आलमगीरपुर, सबसे वेस्टर्न है सुटका गेंडोर, सबसे नॉर्दर्न है मांदा, और सबसे सदर्न जो है वो है प्रवरा। क्लियर है। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का आउटर मोस्ट एक्सटेंशन। अब यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पा सिविलाइजेशंस की। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं और उनके लोकेशन और उनके डिस्कवरर। सबसे पहली जो साइट फाइंड आउट हुई वो ही हड़प्पा। और हड़प्पा जो है वो आज के जो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहां पर पाई जाती है। और ये जो हड़प्पा है सिविलाइजेशन, ये रावी नदी के किनारे पाई गई है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पाई गई है, रावी नदी के आगे किनारे। और इसके जो डिस्कवरर रहे हैं वो रहे हैं दयाराम सैनी। तो आपको याद रखना है 1921 में दयाराम सैनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी। इसके बाद जो दूसरी साइट जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है यहाँ की वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है।
मोहनजोदाड़ो को एक चीज याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो को माउंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, माउंड ऑफ द डेथ, ये मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, माउंट ऑफ द डेथ। क्लियर, ये भी कहा जाता है। क्लियर, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पाई गई है और इंडस नदी के किनारे। और इसके जो डिस्कवरर रहे हैं वो हैं आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में फाइंड आउट किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट साइट आती है वो है चानू दारो। ये भी सिंध पाकिस्तान में इंडस नदी के ही किनारे हैं और इसके डिस्कवरर थे मैके 1925 में। ये आपको सारे डिस्कवरर्स, साइट्स और उनकी लोकेशन आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सुटका गेंडोर, सुटका गेंडोर की बात करें तो ये हमारी जो मिलती है वो मिलती है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और इसके जो डिस्कवरर थे वो थे आर आई स्टेरिन 1927 में। आर आई स्टेरिन ने किसका फाइंड आउट किया इस साइट को? 1927 में। इसके बाद बात करें तो है कोडिजी। कोडिजी की बात अगर हम करें तो ये है सिंध पाकिस्तान में और इसको जो फाइंड आउट करने वाले थे वो थे धूरिया 1935 में। धूरिया जो थे इन्होंने फाइंड आउट किया था 1935 में। इसके बाद जो साइट आती है वो आती है रंगपुर। तो रंगपुर जो है वो है अहमदाबाद गुजरात में और इसको फाइंड आउट करने वाले थे एम एस वत्स 1953 में। तो आपको याद रखना है रंगपुर को कब फाइंड आउट किया गया? एम एस वत्स के द्वारा 1953 में। अगली लोकेशन अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है लोथल, जो मैंने आपको बताया था कि पोर्ट साइड भी रही है, ये इसकी पोर्ट साइड भी रही है। क्लियर, और इसके अलावा इसका जो फाइंड आउट हुआ ये हुआ अहमदाबाद से गुजरात में और भोगवार रिवर के किनारे। और इसके जो डिस्कवरर थे वो थे एस आर राव 1954। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर, ये मैंने आपको बताया था सबसे ईस्टर्न साइड जो कि मेरठ यूपी में है और ये हिंडन नदी के किनारे है। और इसके जो डिस्कवरर रहे वो रहे वाई डी शर्मा 1958 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगली साइट पाई गई वो पाई गई कालीबंगन। अगली साइट जो पाई गई वो क्या पाई गई? कालीबंगन। और ये बेसिकली पाई गई हनुमानगढ़ राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। और इसको जो डिस्कवरर थे वो थे अमलानंद घोष 1981 में। तो कालीबंगन साइट जो थी इसको अमलानंद घोष ने 1981 में फाइंड आउट किया गया था। इसके बाद जो ये साइट है सुरकोटाडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कच्छ गुजरात से मिली है। देखिए ये, हाँ, ये साइट इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक लौती साइट है जहां से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। मतलब अगर हम हॉर्स की बात करें तो जो हॉर्स के रिमेन्स हैं, हॉर्सों के मतलब घोड़ों के जो अवशेष हैं पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ सुरकोटाडा से मिले घोड़ों के अवशेष। तो आपको याद रखना है सुरकोटाडा, जो कि जहां से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। और इसके जो डिस्कवरर रहे वो थे जेपी जोशी 1972। इसके बाद अगर हम बात करें तो बनावली, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और ये फतेहाबाद हरियाणा में पाई गई घग्गर नदी के किनारे। इसके जो डिस्कवरर रहे वो रहे आर एस बिस्ट, 1973 में इस साइट को डिस्कवर किया था। और इसके बाद जो साइट आती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा आज की डेट में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि धौलावीरा ही वो साइट है जो अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखिए अभी हाल ही में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में फाइंड आउट किया गया। ये 40वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की। याद रखना है आपको, 40th नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो फाइंड आउट किया गया, धौलावीरा को किया गया। और ये कच्छ गुजरात में है, लूनी रिवर के पास। कौन सी रिवर के पास है? लूनी रिवर के पास। और इसके जो डिस्कवरर रहे वो रहे जेपी जोशी। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी और आज का हमारा क्लास यहीं पर स्टॉप होता है। आई होप कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिली होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में
क्या क्या उसके जियोग्राफिकल एक्सटेंट रहे, फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसका एरिया कितना रहा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस को और किस किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने आज की क्लास में ये भी पढ़ा कि इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। इसके अलावा हमने कल्चर और सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली क्लास थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज, अगर आपको हमारा चैनल, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।